That's my quick comment. लेट्स माई क्विक कमेंट में आज हम बात करेंगे कि क्या रिसेंटली जो नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन हुआ है पूरे सोशल मीडिया बैन को लेके, अगला नंबर भूटान का हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज के वक्त में जब दुनिया भर में डिजिटल राइट्स, फ्री स्पीच, यूथ एम्पावरमेंट के मुद्दे चर्चा में हैं, एक छोटा सा देश नेपाल पूरे साउथ एशिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन बन चुका है। सितंबर 2025 में नेपाल ने जब एक के बाद एक 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब को बैन कर दिया, तो सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं हुआ, इंटरनेट के साथ सारे यूथ का पेशेंस भी खत्म हो गया। सड़कों पर लोग उतर आए, स्लोगन्स गूंजने लगे, टीयर गैस चली और काठमांडू की सड़कें एक बैटलफील्ड बन गई। लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल उभर कर सामने आया, क्या नेपाल के बाद भूटान? नेपाल का केस सिंपल सेंसरशिप का नहीं था, ये एक ऐसे वॉल्केनो का फटना था जिसमें सालों से भरते जा रहे थे यूथ के फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल करप्शन और इनइक्वालिटी के अलावा सरकार ने एक नया सोशल मीडिया रेगुलेशन डायरेक्टिव पास किया था, जिसमें प्लेटफॉर्म से कहा गया था कि वो नेपाल में रजिस्टर हों, लोकल ग्रीवियांस ऑफिसर अपॉइंट करें और सरकार के साथ कंटेंट रेगुलेशन में कोऑपरेट करें। ये डेडलाइन 28 अगस्त 2025 को ख़त्म हुई, लेकिन प्लेटफॉर्म्स ने कोऑपरेट नहीं किया, शायद इसीलिए क्योंकि ये रूल्स वेग और अथॉरिटेरियन थे। फिर 4 सितंबर को बिना किसी वार्निंग के सरकार ने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया, लोगों का इंटरनेट बंद हुआ और उनकी आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश की गई। लेकिन नेपाल का यूथ आज 2006 का नहीं है, ये जेन ज़ी है, जिसे मालूम है अपने राइट्स क्या होते हैं, जिसे मालूम है कि दुनिया के बाकी देशों में डिजिटल फ्रीडम क्या होती है और जिसका सबसे बड़ा वेपन है वायरलिटी। प्रोटेस्ट का वीडियो वायरल होने लगा, हैशटैग्स बनने लगे और सरकार के खिलाफ एक यूनाइटेड रेज क्रिएट हुआ। लेकिन इस ट्रिगर के पीछे असली कहानी थी करप्शन, जॉबलेसनेस, एलीट प्रिविलेज और सिस्टम से डिसअपॉइंटमेंट। जब यूथ देखते हैं कि पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन ट्रिप्स पे हैं और उनके पास प्रॉपर जॉब्स नहीं, जब एक माइनिंग स्कैम एक्सपोज होता है और कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर एक छोटी सी चीज़ भी एक्सप्लोजन बन जाती है। नेपाल में यही हुआ। अब सवाल ये है, क्या भूटान भी इसी रास्ते पर है? भूटान, जिसे दुनिया द लास्ट शांग्रीला के नाम से जानती है, एक पीसफुल और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड कंट्री के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस शांत हिमालय के नीचे क्या कोई और भी रियलिटी छुपी है? भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां डेमोक्रेसी 2008 के बाद आई। यहाँ किंग की मॉरल अथॉरिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है और लोगों का राजा के प्रति रिस्पेक्ट भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूटान इम्यून है उन टेंशन से जो नेपाल में दिखे। भूटान में भी यूथ एम्प्लॉयमेंट एक रियल प्रॉब्लम है। 2024 के मिड ईयर स्टैट्स के हिसाब से यूथ एम्पावरमेंट 19.2% के आसपास थी, जो एक स्मॉल कंट्री के लिए बहुत बड़ा नंबर है। अर्बन एरियाज़ में सिचुएशन और भी वर्स है। एजुकेटेड यूथ को जॉब्स मिलना मुश्किल होता जा रहा है और इनफॉर्मल या अंडरपेड जॉब्स का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। यूथ का फ्रस्ट्रेशन साइलेंटली बिल्ड हो रहा है और जब उनको कोई नया ट्रिगर मिलता है, जैसे करप्शन का या फिर एलीट प्रिविलेज का कोई वायरल रील, तो वो साइलेंट नहीं रहेंगे। अब बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो भूटान का रैंक 2025 में 152 था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो सिर्फ 3 सालों में 33 से गिरकर आया है। ये फॉल सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिग्नल है कि मीडिया को बोला गया है बोलने से पहले सोचना। जर्नलिस्ट सेल्फ सेंसरशिप में जी रहे हैं। सेंसिटिव इश्यूज जैसे करप्शन, रॉयल्टी क्रिटिसिज्म या एनवायरनमेंटल स्कैम्स कवर नहीं करते। तो अगर कल को एक स्कैंडल एक्सपोज हो, चांसेस हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या तो चुप रहे या कंट्रोल्ड कवरेज दे। जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी भूटान एक टाइट रोप पे चल रहा है। दोनों तरफ इंडिया और चाइना जैसे जाइंट्स दोनों अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, इंटरनेट बैकबोन, सब पे एक्सटर्नल इम्पैक्ट है। जब भूटान डिजिटल रेगुलेशन का सोचता है तो उस पर रीजनल प्रेशर्स भी होते हैं। अगर भूटान कल को सोशल मीडिया रेगुलेशन लाता है जिसमें प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करना हो, कंटेंट रिमूव करना हो या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बैन्स लगाएं, तो वो नेपाल के पाथ पर ही चलेगा, बस और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से। अब एक हाइपोथेटिकल सीन इमेजिन करो, भूटान सरकार एक डिजिटल सेफ्टी बिल लाती है,
जिसमें कहा जाता है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लोकल डेटा सेंटर्स बनाना होगा, एक भूटानीज ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और एंटी नेशनल कंटेंट को रिमूव करना मैंडेटरी होगा। साथ ही एक माइनिंग करप्शन का स्कैंडल वायरल होता है। एक ड्रोन वीडियो किसी एलीट फैमिली के लीगल माइनिंग ऑपरेशन को दिखाता है, या एक इनसाइडर लीक होता है जहां टैक्स इवेजन का प्रूफ होता है। यूथ सोशल मीडिया पर एक्सप्लोड कर देते हैं। मीम्स, रील्स, स्टोरीज सब प्लेटफॉर्म्स भर जाते हैं। सरकार पैनिक में आके कुछ प्लेटफॉर्म्स को स्लो कर देती है, कुछ को टेम्पररी बैन कर देती है। फिर क्या होगा? अर्बन यूथ जो थिम्पू और पारो जैसी सिटीज़ में है प्रोटेस्ट करने लगेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में साइलेंट मार्चेस, सोशल मीडिया पर डिजिटल जोंका रिवॉल्यूशन जैसा ट्रेंड बनने लगेगा। इंटरनेशनल मीडिया नोटिस करेगी। ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग्स स्टेटमेंट्स देने लगेंगे। गवर्नमेंट और टाइट करेगी ये सारे रूल्स। शायद कुछ जर्नलिस्ट को अरेस्ट करें या इंटरनेट ब्लैकआउट करें। पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स होने लगेगा और ये सब सिर्फ एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हो सकता है। लेकिन भूटान में कुछ चीज़ें नेपाल से अलग हैं। पहला, भूटान का सोशल फैब्रिक ज़्यादा क्लोज नेट है। लोग मोनार्की को रिस्पेक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी को वैल्यू देते हैं। दूसरा, भूटान की इमेज एक पीसफुल हैप्पी नेशन की है जिसे वो इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करना चाहता है। तीसरा, भूटान की इकोनॉमी काफ़ी हद तक टूरिज्म और फॉरेन नेशनल्स पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए एक नेपाल टाइप क्राइसिस अफोर्ड करना मुश्किल होगा। पर ये शील्ड्स परमानेंट नहीं है। अगर यूथ की आवाज़ इग्नोर होती रही, अगर प्रेस फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी पे प्रेशर बढ़ता रहा, तो भूटान भी रप्ट कर सकता है। और हिस्ट्री ये बताती है जब तक सिस्टम सेल्फ करेक्ट करता है तब तक रिफॉर्म पीसफुल होती है, लेकिन जब सप्रेशन बढ़ता है तब रिफॉर्म नहीं रिवॉल्यूशन होती है। भूटान के पास अभी भी टाइम है। सरकार को चाहिए कि वो यूथ को सुने, उनके करियर, उनके एस्पिरेशंस और उनके डिजिटल इंडिपेंडेंस को समझे। पॉलिसी मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट हो। सोशल मीडिया रेगुलेशन अगर ज़रूरी भी है तो ट्रांसपेरेंट हो, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ हो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बैलेंस रखें। मीडिया को फ्रीडम हो जिससे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अलाइव रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिजिटल लिटरेसी प्रमोट हो ताकि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई में सेंसरशिप नहीं, समझदारी का यूज़ हो। तो दोस्तों, नेपाल का क्राइसिस सिर्फ एक देश की स्टोरी नहीं है, ये एक रीजन की कहानी है। भूटान इसी कहानी का नेक्स्ट चैप्टर लिखे या नहीं, वो अब उनकी लीडरशिप और पब्लिक के बीच के ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो तय है, डिजिटल एज में आवाज़ को दबाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आवाज़ को अगर सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो देश बना सकती है, अगर उसे रोका गया तो वो देश जला भी सकती है। तो क्या भूटान सुनेगा, या नेपाल के बाद अगला नंबर भूटान का होगा? ऐसे और कार्यक्रम सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए लेट्स माइक को, शेयर कीजिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, और डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.